हमारे देश में एक लंबे संघर्ष के बाद भारत को आज़ादी मिली। भगत सिंह आज़ाद, राजगुरु सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेक नाम नायक बनकर उभरे, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज किए हुए हैं, और वहीं कुछ नाम गुमनामी के अंधेरे में खो गए हैं। पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे पर मारकाट मची थी। हजारों साल से एक ही रही धरती की कौम की बुनियाद पर बंटवारे की मांग खून की होली तब्दील हो गई। सदियों के साथ पड़ोस में रहने वाले लोग भी एक दूसरे खून के प्यासे हो गए। विभाजन की आग में बहु बेटियों को महज मांस का लोथड़ा समझ जाने लगा। सदियों में वसुंधैव कुटुंबक का दुनिया को संदेश देने वाली भारत और पंजाबी और बंगाली माटी जैसे सब कुछ भूल चुकी थी। उन्माद ऐसा कि लोग एक दूसरे सुनने को तैयार नहीं था। ऐसा नहीं कि इस बीच इंसानियत की कहानी नहीं की थी, लेकिन वे कहानियां बर्बरता खौफ साए में कहीं दम तोड़ देती है। ऐसे माहौल में लोगों को एक ही उपाय सूझा, अपना जरूरी असबाब। अपने दिल के चहेतों के साथ उस ओर भाग चलो जिधर अपने लोग हो। अपना कौन है? उस दिनों में इस सवाल का जवाब बेहद संकुचित हो गया था। अपना मतलब धर्म से, अपना मतलब जो धर्म का हो वही अपना हो। उसी अपनेपन के साए तले महफूज रहने की चाहत में लोग अपना अपना घर गृहस्थी छोड़कर सुनी आंखों के लिए अपने और अपने चहेतों को बचाने के लिए भागने के लिए मजबूर थे। ऐसे माहौल में दुष्ट जिन्ना की मुस्लिम लीग का विभाजन की मांग पर अड़ी थी, लेकिन कांग्रेस के नेता राजगोपालचारी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल गफ्फार खान समेत कई विभाजन के सख्त खिलाफ थे। ऐसे माहौल में 3 मार्च 1947 को गांधी जी का एक बयान सामने आया, देश का बंटवारा मेरे शव पर होगा। गांधी जी के इस बयान के विभाजन विरोधियों की ताकत दी। लगातार जारी सांप्रदायिक दंगों से आजीज आप लोगों की आंखें उम्मीद की एक किरण चमक पड़ी। देश का बंटवारा नहीं होगा। गांधी जी के बयान से कि देश का बंटवारा मेरे शव पर होगा, इसीलिए जिन्ना की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस माहौल में कैलेंडर की तारीख तेजी से बदल भी नहीं पा रही थी। देश का एक बड़ा कौमी आधार देश के बंटवारे के सख्त खिलाफ था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें हर कीमत पर बंटवारा ही चाहिए था। जून की गर्मियों में बीच 14 और 15 जून को दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में फैसला लेना था कि देश का बंटवारा जो प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली में माउंटबेटन के जरिए भेजा था उसे स्वीकार किया जाए। लेकिन स्वीकार किया जाए कि नहीं जाए उसका भी एक प्रश्न था। तब तक गांधी जी अकेले पड़ गए थे। गांधी जी की आवाज़ बहुत तेज नहीं थी, मध्यम सुर में ही जब वे देश से अपील करते थे तो पूरा देश उनके पीछे खड़ा हो जाता था। 1916 से लगातार राजनीतिक दूरी रहे गांधी जी आज़ादी के क्षणों में अकेले पड़े जा रहे थे। गांधी जी के पोते और मशहूर पत्रकार राजमोहन गांधी ने मोहनदास नाम से गांधी जी की जीवनी लिखी थी। इस जीवनी में राजमोहन गांधी ने आज़ादी की उल्टी गिनती वाले दौर को गांधी के लिए रिजेक्टेड यानी खारिज के तौर पर याद किया जाता है। विभाजन के सख्त विरोधी रहे गांधी जी की आवाज़ उस कार्य समिति के जैसे प्रखरता से उठनी चाहिए थी कि नहीं। कांग्रेस कार्य समिति की उस बैठक में 2 लोग विशेष रूप से आमंत्रित थे। बायरिस के आंदोलन में युवाओं के बीच हीरो की तरह उभरे जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राज मोहन राय की लोहिया ने एक किताब लिखी थी कि भारत विभाजन का गुनहगार। इस पुस्तक में उस कार्य समिति की बैठक का विवरण भी लोहिया ने यूं ही दिया है। दरअसल कांग्रेस के नेता विशेषाधिकार सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू विभाजन के लिए मना बना चुके थे, इसलिए उनकी जानकारी तक गांधी जी को नहीं दी गई। अब कांग्रेस कार्य समिति की उस बैठक में कांग्रेस के तमाम दिग्गज शामिल थे। लोहिया के मुताबिक गांधी जी ने उस बैठक में अपनी शिकायत रखी थी। हालांकि गांधी जी का शिकायती लफ्ज़ा डट नहीं था, क्योंकि वो सोचते बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने 2 बार कहा कि मैं सरदार उन लोगों ने उन्होंने 2 बार कहा, ना कि सरदार पटेल ने,
ना तो जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें विभाजन की तारीख तैयारी सूचना तक नहीं दी गई। पहली बार जब गांधी जी ने यह सवाल उठाया, जब तक उनकी बात पूरी हो पाती नेहरू ने आवेश में उनकी बात काट दी। लगे हाथों गांधी जी को सुना भी दिया। वे बराबर गांधी जी को इस योजना को जानकारी देते रहे, लेकिन गांधी जी नहीं माने। उन्होंने जब तक दोबारा सवाल रखा तो जवाहरलाल नेहरू ने अपने पहले कही बात में थोड़ा संशोधन कर दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि गांधी जी उन दिनों नोआखली में थे और नोआखली इतना दूर था, वो पश्चिम बंगाल में था। नोआखली आज की तारीख में पश्चिम बंगाल में आया जाता है। गांधी जी वहाँ विस्तार इसी जानकारी नहीं दे पाए होंगे। नेहरू जी ने आगे कहा कि गांधी जी को इस बारे में मोटे तौर पर उन्होंने लिखकर बताया था। सच तो यह है कि विभाजन के प्रस्ताव गांधी जी कांग्रेस में अकेले पड़ गए थे। हालांकि उन्होंने विभाजन रोकने के लिए अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन वास्तविकता यह है कि कांग्रेस के एक नेता की तरह जिन्ना के साथ विभाजन का प्रस्ताव को स्वीकार कर चुके थे। लोहिया ने अपनी किताब में लिखा है कि इसके लिए भारत में अंतिम अंग्रेज वायसरॉय माउंटबेटन ने अपनी पत्नी लेडी एडविना का इस्तेमाल किया, क्योंकि विभाजन की बात को शह मिली थी कि एडविना के एक दंगाग्रस्त इलाके के दौरे के बाद कांग्रेस कार्य समिति के गांधी जी के सवालों की जानकारी बैठक में बाहर जा चुकी थी। इसकी वजह से यह 14 अगस्त को रखे जाए। विभाजन के प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति में वोटिंग में नकार दिया गया था। इस प्रस्ताव में समर्थन में सिर्फ 30 लोगों का ही साथ मिला, जबकि 157 लोगों ने विरोध में मतदान किया। जब प्रस्ताव रखा गया कि भारत विभाजन में समर्थन में नेहरू और पटेल के अलावा अगर किसी को समर्थन दिया तो गोविंद वल्लभ पंत, जो उन दिनों संयुक्त प्रांत के प्रीमियर यानी मुख्यमंत्री थे। जबकि तमाम लोगों ने विरोध किया था। बुझे मन से गांधी जी भी प्रस्ताव में समर्थन में भाषण दिया। लोहिया के वर्णन और गांधी जी के प्रतिक्रिया से जाहिर है कि एक तरफ नेहरू जी ने गांधी जी को विभाजन की जानकारी देने के बारे में मिथ्या और अधूरा तथ्य रखा। इसकी जानकारी देश को मिल चुकी थी, लेकिन जवाब में नेहरू जी ने गांधी जी के लिखे अपने इस पत्र को प्रकाशित कराया था। लोहिया ने अपनी किताब में लिखते हैं कि संभवतः महात्मा गांधी जी को लिखे गए अपने अस्पष्ट पत्रों का प्रकाशित करा देने से नेहरू जी का काम नहीं चलेगा। लोहिया ने लिखा है कि भारत विभाजन के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उस बैठक में मुझे मन से खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था कि उन्हें बिना बताए विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत और पाकिस्तान जाने के बजाय प्रस्ताव में यह नहीं रखा जाएगा कि कुछ इलाके स्वतंत्र रह चुके हैं। लोहिया के अनुसार उस बैठक में भारत विभाजन के प्रस्ताव के विरोधी खींचकर खान अब्दुल गफ्फार खां के भाई अपनी बात कही थी और विभाजन में जिन्ना के प्रभाव में स्वीकार किए प्रस्ताव को अव्यवहारिक बताया था, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। लोहिया ने उन बैठक में गांधी जी की बेबसी का जिक्र तो किया ही, साथ में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की स्थिति का भी वर्णन किया। हे राम, नहीं तो क्या बापू के आखिरी बोल थे। लोहिया ने लिखा है, इस बैठक के दौरान पूरे 2 दिनों तक हम लोग ठसाठस भरे कमरे में एक कोने के कुर्सी में बैठे मौलाना आज़ाद लगातार आबाद गति से सिगरेट का धुआं उड़ाते रहे और एक शब्द भी नहीं बोले। पूरी बैठक के दौरान अजीब सी खामोशी उन पर छाई थी। विभाजन के दौरान आचार्य जेबी कुपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब 1947। विभाजन के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान हुई जून की उस बहस में कृपलानी की स्थिति भी लोहिया के वर्णन ने किया है। लोहिया ने लिखा है कि इस बैठक में आचार्य कृपलानी की स्थिति बड़ी दयनीय थी। वे ऊँगते झुके सुर पर उठक इस कर बैठक में बैठे थे जैसे सो रहे हों। मौलाना आज़ाद ने भारत की आज़ादी को लेकर अपनी किताब में इंडियन विंस फ्रीडम में इशारा किया है कि 1942 से ही जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल विभाजन को लेकर मन बनाने लगे थे। उन्होंने सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू पर सारा थोप दिया कि वो विभाजन का मन बनाने लगे हैं। दरअसल जिन्ना ने 1940 के आसपास पाकिस्तान की मांग तेज कर चुकी थी। अंग्रेज सरकार ने इसे बढ़ावा दे रहे थे, लेकिन 42 के आंदोलन के दौरान वायसरॉय रहे लिनथिया एक तरह से अंदर खाने में कांग्रेस के दोनों शीर्ष नेताओं को
समझ बनानी शुरू कर दी थी। लोहिया ने इसे लेकर कहते हैं कि कांग्रेस के नेता थकने लगे थे और उन्हें लगता है कि अपनी ज़िंदगी में सत्ता का सुख नहीं उठा सकते। बहरहाल यही सही है कि गांधी जी बार बार विभाजन का विरोध करते रहे। माउंटबेटन ने जबरन 2 जून 1947 को भारत के विभाजन को लेकर गवर्नमेंट हाउस में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ बैठक की। विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, हालांकि उन्हें तब भी भरोसा नहीं था कि गांधी जी योजना को स्वीकार कर सकेंगे। इसके लिए 4 जून 1947 को उन्होंने गांधी जी को बुलाकर सफाई भी दी थी कि विभाजन की योजना उनके अनुसार बनाई जाए। उन्हें डर इस बात से ही था कि गांधी जी ने 31 मई 1947 को शामी अपनी प्रातः सभा में विभाजन का विरोध कर दिया था। बहरहाल गांधी जी को झुकना पड़ा। विभाजन में के मसले पर वे कांग्रेस को ही अलग थलग पड़ गए थे। उन्हें लोहिया का साथ मिल रहा था। एक हद तक जयप्रकाश भी उनके साथ थे, लेकिन तब न तो लोहिया की ऐसी स्थिति थी और न ही जयप्रकाश की, जिनकी बातों पर कांग्रेस गौर करती है और देश स्वीकार करता है। भारत विभाजन हो गया। गांधी जी ने चिरंजीवी और भाई दोनों इस मसले के अलग हो गए थे। गांधी जी जवाहरलाल नेहरू को चिरंजीव कहते थे, जबकि अपने 6 साल 2 महीने छोटे सरदार पटेल को भाई, जो भाई और चिरंजीव उनकी अगुवाई में स्वाधीनता के आंदोलन के बड़े सेनानी रहे, विभाजन के मसले पर उनका साथ छोड़ गए थे। ये लोहिया की किताब में लिखा हुआ था। इतिहासकारों का मानना है कि विभाजन के फैसले में नेहरू जी की अहम भूमिका थी और जिन्ना की अहम भूमिका थी। गांधी जी को इस मामले में अकेला रखा था। इतिहासकारों का यही भी मानना है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग की बैठक में गांधी जी को अवलोकन किया गया, अनदेखा किया गया। यही सब मानते हैं कि मुस्लिम लीग और नेहरू जी की सत्ता की प्यास ने भारत की विभाजन करवा दिया। इतिहासकार ये भी मानते हैं कि मुस्लिमों अपने राज्य के अधिकार के लिए देश का विभाजन किया। कभी अंग्रेजों की हुकूमत में भारत के गवर्नर जनरल रहे वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन 1947 3 जून को ही भारत को 2 हिस्से बांटने में ऐलान कर दिया था। यही नहीं, उन्होंने रियासतों के स्वतंत्र रहने का विकल्प भी दिया, जिसके चलते कश्मीर की समस्या पीएनबी माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से लंबी चली बात के बाद भारत के विभाजन की घोषणा की थी। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के अलग देश की मांग और कर रहे थे कि कश्मीर भी साथ में आ जाए, लेकिन ये नहीं हुआ। इस आज़ादी में अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी की लड़ाई से पहले इस चिंगारी 1857 में निकली थी। उस वक्त का विद्रोह सिपाही विद्रोह या 1857 के भारतीय विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व किसी और नहीं बल्कि हमारे वीर योद्धा मंगल पांडे ने किया। इसके अलावा झांसी की रानी, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे और नाना साहब ने इसका दायित्व संभाला, जो 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया था। इस आज़ादी में हमें आज़ादी की तरह बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे उपन्यास आनंद मठ का एक हिस्सा है वंदे मातरम, जो भारत का राष्ट्रगीत रखा था। वंदे मातरम 1880 के दशक में लिखा गया था, जो एक आनंद मठ का हिस्सा है। लेकिन हमारे देश में आज़ादी तो मिल गई, लेकिन आज भी कई रेफ्यूजी को ना खाना, घर, सब अपने को छोड़कर हिंदुस्तान आना पड़ा। हिंदू और मुसलमान के दंगे में हिंदुओं के 5 लाख मारे जाने की इच्छा बता रही है। फॉरेन रिपोर्ट के अनुसार हिंदू को 3 लाख मारने का रिपोर्ट बताती है कि 3 लाख आदमी मर गए हिंदुओं की कटी हुई ट्रेनों में लाशें आ रही थी अमृतसर में, जो बताती है कि हिंदुस्तान में हिंदू और सिखों पे कितने जुल्म हुए पाकिस्तान से हिंद। और उनके बाद 1947 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिली और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री के रूप में
सरदार पटेल को रखा गया और लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर रहे, जो पिछले 7 साल तक रहे थे। और उनके उनके बाद भारत की आज़ादी के बाद दुनिया के 27 शहरों के उसी में 1947 में ही आज़ाद किया था।